एक दिन सब कुछ रुक गया, न सिग्नल न सर्वर। एक मैसिव साइबर अटैक ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। बैंक बंद हो गए, शॉपिंग मॉल्स अंधेरों में डूब गए, यहाँ तक कि सरकारी सिस्टम भी खाक बन गए। इंटरनेट से जुड़ी हर चीज बर्बाद हो गई। अमीर लोगों ने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर ली, जबकि गरीब और क्रिमिनल्स को शहर के बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि गरीब लोगों का शहर में कोई काम नहीं था और क्रिमिनल्स जो उनके लिए खतरा बनते जा रहे थे। शहर के बाहर अब न रोशनी है न खाना। क्रिमिनल्स हर शहर से बाहर निकलने वाले को लूटने लगे और गरीब स्कैवेंजर्स बन गए। जब कुछ भी खाने को नहीं बचा तब लोग एक दूसरे को ही मारकर खाने लगे। अब सिर्फ एक ही रूल है, जिंदा रहना। सरवाइव करने वाले लोगों में एक जॉन भी होता है, जो कि क्रिमिनल तो नहीं था लेकिन गरीब जरूर था। हालांकि उसने मेहनत करके खुद को इस काबिल बना लिया था कि वो शहर के अंदर भी जा सकता है। शहर के बाहर कुछ लोग एज अ मिल्कमैन काम करते हैं, जिनका काम एक शहर से दूसरे शहर तक सामान पहुंचाना होता है। सामान सप्लाई करते वक्त कुछ लोग सप्लाईज को लूटने भी आया करते थे। जॉन भी एक मिल्कमैन होता है। जॉन सामान लेकर जब न्यू सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है तब उसकी मुलाकात शहर की चीफ ऑपरेशन ऑफिसर रेवन से होती है। रेवन चाहती थी कि जॉन न्यू शिकागो से उसका एक पैकेज रिसीव करके ले आए, क्योंकि कहीं न कहीं रेवन को पता था कि जॉन से बेहतर इस काम को कोई और नहीं कर सकता और वो रास्ते में आने वाली हर मुसीबत का सामने करने की काबिलियत रखता है। रेवन इस काम के लिए जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता ऑफर करती है। हालांकि ये मिशन उसके लिए काफी मुसीबत पैदा कर सकता था, लेकिन नागरिकता का ऑफर मिलने के बाद थोड़े नखरे करते हुए जॉन इस डील के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही न्यू सैन फ्रांसिस्को में रहना और एक नॉर्मल लाइफ जीना उसका सपना था। यहाँ पर उस पैकेज को रिसीव करने के बदले में नागरिकता देने का एक ही मतलब होता है कि उस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है और रास्ता भी बहुत लंबा था, जिसके लिए रेवन जॉन को 10 दिन का टाइम देती है और साथ ही वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर वो एक दिन भी लेट हुआ तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। उस डील के दौरान रेवन अपने हस्बैंड नोआ और बेटी डव को जॉन से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसके बाद वो सब एक साथ बैठकर लंच करते हैं। लंच के बाद जब जॉन उस पैकेज को रिसीव करने के लिए निकल गया तब रेवन का असली रूप सामने आता है। रेवन का हस्बैंड और बच्चे, ये सब एक झूठ था। हस्बैंड और बच्चा बस रेवन के एक प्लान का हिस्सा था, ताकि वो जॉन को इमोशनली अपने काम के लिए मना सके और उसे लगे कि रेवन को उस पैकेज की काफी ज्यादा नीड है। और कहीं ना कहीं जॉन ये सब देखकर उस काम को करने के लिए मान भी गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर के बाहर एक सिबलिंग जिनका नाम लाउड और क्वाइट है, वो एजेंट स्टोन से बचकर भाग रहे हैं और कुछ देर तक भागने के बाद एजेंट स्टोन उन दोनों की कार में ब्लास्ट करके उनका एक्सीडेंट करा देता है, जिससे वो दोनों पकड़े जाते हैं। तब एजेंट स्टोन उन्हें एक चॉइस देता है कि या तो वो दोनों को मार देगा या फिर उन दोनों में से एक खुद को मार ले, और प्रेशर में आकर लाउड अपने आप को शूट कर लेता है ताकि वो अपनी बहन क्वाइट को बचा सके। उधर जॉन अपने एक पुराने दोस्त टॉमी के पास न्यू शिकागो के रूट की मैप्स लेने के लिए जाता है। तभी उस मैप के बारे में सुनकर टॉमी जॉन को वार्न करता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, वहाँ जाना काफी रिस्की है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन जॉन टॉमी की बात को नजरअंदाज करते हुए अपने लंबे सफर के लिए निकल पड़ा। जॉन लास वेगस से होते हुए न्यू शिकागो के लिए जा ही रहा था कि तभी जॉन की मुलाकात क्वाइट से होती है, जिसने अपनी गन पॉइंट पर जॉन को रोक लिया था। क्वाइट को देखकर जॉन को ये समझ आ गया था कि वो किसी न किसी से बचकर भाग रही है। उसी दौरान जॉन और क्वाइट की मुलाकात लास वेगस के रूलर स्वीट टूथ से होती है। असल में स्वीट टूथ एक साइकोपैथिक क्लोन है। स्वीट टूथ को अपनी तरफ आता देख जॉन डिसाइड करता है कि क्वाइट से लड़ने के बजाय उन दोनों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। स्वीट टूथ से बचकर निकलने वाली जॉन की नीति पर क्वाइट एग्री कर जाती है। हालांकि मौका देखते ही क्वाइट जॉन की कार एवलिन को लेकर भागने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तब से जॉन ऐसे लोगों से निपटता आया है। तब जॉन बिना वक्त गवाए किसी न किसी तरह क्वाइट को रोक लेता है। कुछ देर बाद जब जॉन और क्वाइट दोनों स्वीट टूथ को चकमा देकर भाग रहे थे तब उनका पीछा करते हुए स्वीट टूथ जॉन की कार एवलिन के टायर पंक्चर कर देता है। अब ना चाहते हुए भी जॉन और क्वाइट को लास वेगस में ही स्वीट टूथ से छिपना पड़ता है। अचानक स्वीट टूथ को अपनी तरफ आता देख क्वाइट डर के मारे जॉन को वहीं अकेला छोड़कर भाग गई, जबकि जॉन पकड़ा जाता है। जॉन खुद को बचाने के लिए स्वीट टूथ का सामना करता है, पर उसके सामने जॉन ज्यादा देर टिक नहीं पाता और ना चाहते हुए भी उसे स्वीट टूथ से हार माननी पड़ती है। अब स्वीट टूथ जॉन को एक कसिनो में ले आया और उसे मारने के लिए किल म्यूजिक प्ले करता है, लेकिन सर पे कफन बांधकर चलने वालों को मौत से डर नहीं लगता, इसलिए जॉन मरने से डरने के बजाय उस म्यूजिक पे स्वीट टूथ के साथ जैमिंग शुरू कर देता है, जो देखकर स्वीट टूथ को बहुत अच्छा लगा और उसने जॉन से फ्रेंडशिप कर ली।
अब स्वीट टूथ डिसाइड करता है कि वो जॉन को जाने देगा, लेकिन उससे पहले जॉन को स्वीट टूथ का शो अटेंड करना होगा। उस दौरान स्वीट टूथ से बात करने पे जॉन को पता चलता है कि स्वीट टूथ एपोकलिप्स के बाद से अकेला रह रहा है। मतलब साफ था कि स्वीट टूथ अकेलेपन की वजह से साइकोपैथ बन चुका था। और साथ ही जॉन को ये भी पता चलता है कि स्वीट टूथ का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम हार्ली है। असल में हार्ली कोई और नहीं बल्कि एक पेपर बैग है। शायद आपको भी ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि एक पेपर किसी का बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है। शो स्टार्ट करने से पहले स्वीट टूथ रिवील करता है कि क्वाइट भी उसकी कैद में है, जो सुनने के बाद जॉन को थोड़ा सा धक्का लगा। लेकिन जॉन का क्वाइट को इस सिचुएशन से निकालने का मन तो नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी जॉन को उसे बचाना ही पड़ता है क्योंकि जॉन की कार की चाबी क्वाइट के पास थी। तब जॉन बीरबल का दिमाग चलाते हुए स्वीट टूथ को कन्विंस करता है कि उसका शो देखने के लिए जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा, इसलिए उसे क्वाइट को जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। जॉन की बात मानते हुए स्वीट टूथ क्वाइट को प्रिजन से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद स्वीट टूथ अपना शो स्टार्ट करता है और शो खत्म होने के बाद स्वीट टूथ जॉन और क्वाइट से फीडबैक मांगता है। हालांकि जॉन और क्वाइट को शो काफी बोरिंग लगा था, लेकिन फिर भी वो स्वीट टूथ का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए वो उससे कहते हैं कि शो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन स्वीट टूथ को जॉन का ये रिप्लाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इरिटेट होकर उनकी जान लेने का डिसाइड करता है कि तभी क्वाइट जान बचाने के लिए सच कह देती है। वो उससे कहती है कि शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तब स्वीट टूथ को क्वाइट की ऑनेस्टी काफी ज्यादा पसंद आई। तब वो दोनों को छोड़ देता है और साथ ही स्वीट टूथ एक डिसीजन लेता है कि अब से वो शो दिखाने के लिए किसी भी इंसान को नहीं पकड़ेगा, बल्कि वो खुद यहाँ से बाहर निकलकर दूसरे लोगों को शो दिखाएगा। जिसके बाद कसिनो को जलाकर स्वीट टूथ हार्ली को लेकर वहाँ से निकल गया। उधर लास वेगास के बाहर कुछ कैनिबल्स यानी कि इंसानों को खाने वाले लोग फॉर्मर सिक्योरिटी गार्ड माइक और स्टू को पकड़े हुए थे। तभी वहाँ एजेंट स्टोन और उसके आदमी आकर माइक और स्टू को रेस्क्यू कर लेते हैं। उस दौरान एजेंट स्टोन माइक और स्टू को अपनी यूनिट ज्वाइन करने का ऑफर देता है। उनकी यूनिट ज्वाइन करने पर माइक और स्टू को उन लोगों की जान लेनी होगी जो जरूरत के लिए सप्लाईज को लूटते हैं। अब ना चाहते हुए भी माइक के कन्विंस करने पर स्टू यूनिट ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। तब वो दोनों ही स्टोन की यूनिट ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद माइक और स्टू की टेस्टिंग होती है, जहां एजेंट स्टोन दोनों को स्नाइपर राइफल्स देता है और एक ट्रक के पास ले जाकर कहता है कि तुम दोनों को इस ट्रक की हिफाजत करनी होगी, मतलब कि उन्हें ट्रक के पास आने वाले किसी भी आदमी को मार देना है। तभी ट्रक के पास दो लोग आते हैं, जिनमें से एक को माइक शूट कर देता है, जबकि स्टू दूसरे को शूट नहीं कर पाता। तब माइक दूसरे को भी शूट कर देता है, जिसके बाद एजेंट स्टोन माइक को शाबाशी देते हैं और स्टू को ऐसी गलती दोबारा न करने की नसीहत। अब स्टू और माइक को शेफर्ड के साथ एक चेक पॉइंट पर अपॉइंट किया गया। उसी दौरान जॉन और क्वाइट भी वहां पहुंच गए। माइक जॉन से उसका लाइसेंस मांगता है, लेकिन जॉन उन लोगों को चेक पॉइंट पर देखकर काफी हैरान था, क्योंकि जॉन के पास जो मैप था उसमें ऐसे किसी भी चेक पॉइंट के बारे में नहीं था। उसी वक्त क्वाइट की नजर शेफर्ड पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उसे पहचान लेती है, क्योंकि लाउड ने जब खुद को शूट किया था तब वहां पर शेफर्ड भी मौजूद था। शेफर्ड को देखकर क्वाइट गुस्से में आकर उस पर अटैक करती है। तभी माइक क्वाइट को स्टन गन से बेहोश कर देता है और एक बार फिर क्वाइट एजेंट स्टोन की कैद में आ गई और साथ ही जॉन को भी उसने अपने साथ लपेटे में ले लिया। एजेंट स्टोन के आदमी जॉन और क्वाइट को अरेस्ट करके डीएमजी के एरिया पर ले आए, जहां उन्हें ओपन रोड लाइसेंस मिलता है। वहीं शेफर्ड जॉन की गाड़ी की तलाशी ले रहा था, तब उसे जॉन की गाड़ी से एक मैप मिला। ये वही मैप था जिसे जॉन ने टॉमी से न्यू शिकागो जाने के लिए लिया था। शेफर्ड उस मैप को देखकर एकदम शॉक रह गया, क्योंकि उस मैप को एजेंट स्टोन के एरिया में आने वाले हर चेक पॉइंट को अवॉइड करते हुए बनाया गया था। शेफर्ड मैप लेकर सीधा एजेंट स्टोन के पास गया। तब स्टोन उस मैप को देखकर जॉन के साथ एक मीटिंग करने के लिए कहता है। अब जॉन सिचुएशन को बातों से संभाल ही रहा था कि क्वाइट उसके मुंह पर थूक कर सब कुछ बिगाड़ देती है, और अब सिचुएशन ये आ गई थी कि स्टोन को मैप मेकर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जिसके लिए जॉन और क्वाइट को काफी टॉर्चर किया जाता है, जिसमें उनसे कई सारे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, उन्हें लाउड म्यूजिक सुनाया जाता है। जॉन के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मैप मेकर को रिवील नहीं करता। तब एजेंट स्टोन उन दोनों को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। अब स्टू जॉन और क्वाइट की जान लेने के लिए उन्हें क्लिफ से कूदने के लिए कहता है। अब क्लिफ की हाइट देखकर जॉन और क्वाइट घबरा गए। खुद की फटी हालत देखकर जॉन स्टू को कन्विंस करने लगा कि वो उसे ना मारे। साथ ही वो उसे ऑफर देता है कि वो भी उनके साथ यहाँ से भाग जाए, ताकि वो भी स्टोन की तरह दूसरों पर ऑर्डर चला सके। जॉन के इस ऑफर को सुन के स्टू के मन में लालच आ गया और स्टू उसकी बात पर एग्री भी हो गया।
लेकिन वहाँ से निकलने से पहले स्टू जॉन की चाबियों और कुछ सप्लाईज को कलेक्ट करता है ताकि वो लोग यहाँ से आसानी से निकल पाएं। इसी बीच क्वाइट को पता चलता है कि एजेंट स्टोन टोपेका जा रहा है और मौके का फायदा उठाकर क्वाइट सीधा स्टोन के रूम में उसे मारने के लिए चली जाती है। लेकिन उस वक्त स्टोन अपने ऑफिस में नहीं था और उसकी सीट पर शेफर्ड बैठा था। तब क्वाइट उससे स्टोन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जब वो स्टोन के बारे में नहीं बताता तब वो गुस्से में आकर शेफर्ड को मार देती है। और इधर स्टोन के आदमियों को पता चल गया था कि जॉन और क्वाइट वहाँ से भाग गए हैं। जॉन और क्वाइट को भगाने के चक्कर में स्टू वहीं रह गया क्योंकि वो जॉन की गाड़ी को धक्का दे रहा था। स्टू का दोस्त उसको जॉन की हेल्प करते हुए देख लेता है और उसकी इस गलती पर स्टू को अरेस्ट कर लिया गया। उधर स्टोन के आदमियों से बचकर जॉन और क्वाइट भाग रहे थे। उस दौरान क्वाइट जॉन से कहती है कि वो उसे टोपेका तक छोड़ दे। तब हमें 2002 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस वक्त सारी चीजें खराब होने लगी थीं। उस दौरान हम एजेंट स्टोन को देखते हैं जो कुछ लेडीज से कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनती। अपनी डिसरेस्पेक्ट से परेशान होकर एजेंट स्टोन घर लौट आया, जहाँ उसकी नेबर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर स्टोन के सारे सप्लाईज को लेकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट ओनर स्टोन से हेल्प मांगने के लिए आया। वो उसे बताता है कि कुछ लोग उसके रेस्टोरेंट से अपनी फैमिली को फीड करने के लिए सप्लाईज लूट रहे हैं। तब गुस्से में आकर स्टोन अपने फादर की गन उठाता है और उस रेस्टोरेंट ओनर की हेल्प करने के लिए पहुंच गया। वहां एजेंट स्टोन को देखकर लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंचने पर वो लोग उसे भला बुरा कहने लगे और उन सब की बातों से इरिटेट होकर स्टोन रेस्टोरेंट में मौजूद हर एक इंसान को मार देता है। अब वापस से हम क्वाइट और जॉन को देखते हैं, जो कि फिलहाल स्टोन की कैद से बचकर भाग रहे थे। क्वाइट जॉन को बताती है कि हमें टोपेका जाना है क्योंकि टोपेका में एजेंट स्टोन का हेडक्वार्टर है। जॉन भी अब तक समझ चुका था कि क्वाइट अपने भाई लाउड की मौत का बदला लेने टोपेका जाना चाहती है। जब जॉन और क्वाइट टोपेका जा रहे थे तभी रास्ते में लिविंग सर्वाइवर्स का एक ग्रुप उन्हें अरेस्ट कर लेता है। वहाँ उनकी मुलाकात वेक्स नाम की लेडी से होती है, जिसकी दादी बीमार थी और उसे अपनी दादी के लिए एक मेडिसिन चाहिए थी और इस काम को करने के लिए उन्हें मिल्कमैन की जरूरत होती है। और उस वक्त उनके लिए जॉन से बढ़िया मिल्कमैन कोई और नहीं था, इसीलिए उन्होंने जॉन को पकड़ा था। अब अगर जॉन वो मेडिसिन ले आता है तो इसके बदले वो लोग जॉन की कार को वेपन से अपग्रेड कर देंगे। जॉन भी इस डील के लिए मान गया और यहाँ से जॉन और क्वाइट डायरेक्ट फार्मासिस्ट के पास गए। वहाँ पहुँचने पर एम्बर, जो कि वहाँ की फार्मासिस्ट होती है, वो उनका स्वागत करती है और क्योंकि उसको उन पर डाउट हो रहा था इसलिए एम्बर उन्हें मेडिकेटेड चाय पिलाकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन जब क्वाइट एम्बर को दादी के बारे में बताती है और साथ ही उसे कन्विंस करती है कि वो लोग दादी की हेल्प करना चाहते हैं, तब दादी के बारे में सुनते ही एम्बर उन्हें वो मेडिसिन देने का फैसला करती है और साथ ही उन दोनों को वहाँ से जाने देती है। अब वापस जब वो लोग जा रहे थे तब रास्ते में कुछ रिलीजियस फैनेटिक्स उनके पीछे पड़ गए। उनसे बचने के लिए उन दोनों को एक थिएटर में छुपना पड़ा। उस थिएटर में कुछ देर मूवी देखने के बाद जॉन क्वाइट की जैकेट को धो देता है, जो देखकर क्वाइट काफी अपसेट हो गई क्योंकि उस जैकेट पे उसके भाई लाउड का खून लगा था। कुछ देर बाद जॉन और क्वाइट वहाँ से निकलकर सीधा दादी के पास पहुँचते हैं। तब वहाँ पहुँचने पर वेक्स उन्हें बताती है कि असल में दादी को जो बीमारी है वो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। असल में ये दवाई दादी इसलिए मंगा रही थी ताकि उसे खाकर उन्हें मरने में आसानी हो। जो बात सुनकर जॉन और क्वाइट को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद दादी उस प्लांट से चाय बनाती हैं। चाय पीने के बाद दादी उन सबको नसीहत देती है कि दुनिया में अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज है तो वो है टाइम। अगर तुम अपना टाइम बर्बाद करते हो तो तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हो, इसलिए शायद तुम्हें अपने टाइम का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जिसके कुछ देर बाद ही दादी शांति के साथ चल बसती हैं और उनका ये भी कहना था कि वो इस एपोकलिप्स की सबसे बुजुर्ग औरत है, इसलिए उन्हें अब शांति चाहिए। जिसके बाद वेक्स अपनी दादी की कार को अपने कंटेनर से बाहर निकाल देती है, जो कि चलता फिरता एक घर था। और ये क्या, उसने तो अपनी दादी की कार को ब्लास्ट कर दिया। शायद फ्यूनरल का मतलब उनका यही होता है कि जो भी इंसान इस दुनिया से चला गया उसको ब्लास्ट करके खत्म कर दो। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग एक पार्टी करते हैं। शायद ये पार्टी उसकी दादी के जाने की वजह से थी। जिसके बाद जॉन और क्वाइट उनकी पार्टी अटेंड करते हैं। शायद ये पार्टी वेक्स ने अपनी दादी के जाने के लिए दी थी। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो किसी के जाने पर इतना जश्न क्यों मनाते हैं। और उनकी पार्टी अटेंड करने के बाद जॉन और क्वाइट वहाँ से अपने रास्ते पर वापस से चल पड़े।
काफी देर तक चलने के बाद जॉन और क्वाइट टोपेका पहुंच जाते हैं और अब क्वाइट एजेंट स्टोन को खुद मारना चाहती थी, इसलिए वो जॉन से कहती है कि तुम अब शिकागो के लिए लौट जाओ, पर जॉन उसकी बात नहीं मानता और तब वो दोनों एक दूसरे से अलग होने से पहले एक विक्ट्री बियर चीयर्स करते हैं। उस दौरान क्वाइट जॉन को बेहोश करके एजेंट स्टोन को मारने के लिए अकेले ही हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ती है। उधर एजेंट स्टोन ने क्वाइट को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को चेक पॉइंट पर अपॉइंट कर दिया था। इधर क्वाइट एक पुलिस ऑफिसर को मारकर उनकी पेट्रोल गाड़ी लेकर खुद ही एजेंट बनकर आगे बढ़ने लगती है और खुद को एजेंट स्टोन का आदमी बताते हुए सक्सेसफुली हेडक्वार्टर में एंटर कर गई। लेकिन उस वक्त वहां मौजूद काफी सारे एजेंट्स को देखकर क्वाइट सोचती है कि वो क्यों ही यहां आ गई। अगर वो पकड़ी गई तो ये लोग पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेंगे। तभी अचानक से क्वाइट को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे लगता है कि लाउड उसके कान में विस्पर करते हुए कह रहा है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसी वक्त क्वाइट की नजर एक स्टैचू पर पड़ती है जो कि टोपेका के सेंटर में मौजूद था और वो स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि एजेंट स्टोन का था। उस स्टैचू को देखकर क्वाइट को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग एजेंट स्टोन को भगवान की तरह मानते हैं जो रूल एंड ऑर्डर पास करता है इस लॉलेस कंट्री में। तभी अचानक एक एजेंट क्वाइट को पहचान जाती है। तब क्वाइट उसे अपनी गाड़ी से धक्का देकर वहां से भागने लगी। लाउड अभी भी क्वाइट को समझा रहा था कि उसे ये स्टूपिड आइडिया छोड़ देना चाहिए और शायद तुम्हें कहीं न कहीं टोपेका ही नहीं आना चाहिए था। अब क्वाइट की गाड़ी को बहुत से एजेंट चेस करने लगे थे। उसी वक्त क्वाइट डिसाइड करती है कि यहाँ से भाग जाने में ही उसकी भलाई है, लेकिन तब तक उसकी गाड़ी को बहुत से एजेंट घेर चुके थे। अब क्वाइट के पास कोई और चॉइस नहीं बचती और अब उसका सामना होता है एजेंट स्टोन से, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए एक दूसरे के सामने आ गए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्वाइट एजेंट स्टोन को खत्म करके अपने भाई का बदला ले पाएगी या नहीं, या फिर टोपेका क्वाइट के लिए उसकी ग्रेवयार्ड बन जाएगा और जॉन जो अभी तक नशे की हालत में है, क्या वो क्वाइट को आकर बचा लेगा? सॉरी टू से, मुझे आप लोगों को इन सवालों के बीच छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं इन सवालों का जवाब आप लोगों को अगले पार्ट में जरूर बताऊंगा। पर क्या सच में मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट करना चाहिए? और अगर कंटिन्यू करना चाहिए तो इसके सेकंड पार्ट के लिए अगर 69 लोगों के कमेंट भी आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट उसी दिन अपलोड कर दूंगा। और आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचाने के लिए मैं हमेशा मेहनत करता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।